जी आज करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होगी। किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होगी। ये मेरे को इस चैप्टर में बताया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो अगर हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, मान के चलिए एक मैग्नेट है जिसमें इस मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, क्योंकि मैग्नेट एक्चुअली में बोला किसको जाता है, मैग्नेट एक ऐसा स्टोन है जिस स्टोन को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, धागे से बांधा एंड उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही मूव करेगा, ईस्ट और वेस्ट की तरफ मूव नहीं करेगा, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करेगा। क्योंकि छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट में जो पोल्स हैं, तो हम उससे ये बोलते थे कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर इनके एक मैग्नेट मान के चल लेते हैं, हम ले लिया बार मैग्नेट, जिसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन हो गया या आयरन का कोई और मटेरियल हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्ट, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर ले, मैग्नेटिक मटेरियल हम उसको बोलते हैं। तो अगर हम उसके पास मैग्नेट को लेके जाते हैं या मैग्नेट के पास उसको लेके आते हैं, तो सडनली मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ये क्यों अट्रैक्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतनी दूर से वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और जितना कम पावरफुल होगा उसका अट्रैक्शन पावर भी उतना ही कम होगा। तो ये अट्रैक्शन पावर बना कैसे, तो कोई भी अगर मैग्नेट है तो उसके अंदर क्या है कि फील्ड लाइन जो निकलती है वो निकलती है नॉर्थ पोल से और वो वापस एंटर करती है साउथ पोल पे। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो समथिंग कुछ ऐसे बनती है। कुछ ऐसे बनती हैं और अंदर जाके वो सारी साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ज्यादा होने का मतलब कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही दूर तक फैली हुई होगी, और जितना कम पावरफुल होगा वो उतना पास होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल पे एंटर करेगा, फिर साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करेगा एंड अगेन फिर वो नॉर्थ से बाहर निकलता है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, चाहे वो बार के अंदर हो और चाहे वो बार के बाहर हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर कभी मान के चल लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या है कि अगर कंपास, जो नॉर्मली हम कंपास यूज करते हैं, अगर उस कंपास को अगर आप फील्ड लाइन के पास रखोगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन आता है, जिसकी वजह से वो ये डिनोट करता है कि दिस इज अ नॉर्थ और दिस इज अ साउथ। तो जहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गई या क्रॉसओवर करने लग गई,
तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेट किसी एक पॉइंट को डिनोट कर ही नहीं पाएगा, किसी एक डायरेक्शन को डिनोट नहीं कर पाएगा और वो कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये चीज याद रखने वाली है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया कि जितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा, जितना ज्यादा उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा, उतनी ही दूर तक उसकी फील्ड लाइन ट्रेवल करेगी। ठीक है। अब अगर हम उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात हमारी है कि भाई अगर हमारा कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर अगर करंट पास कराया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी उसके अंदर, या किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हमको ये कैसे पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और चीज है, एक और एक्सपेरिमेंट है ये पता करने के लिए कि मैग्नेट जो है वो अपनी फील्ड लाइन को कैसे बनाता है। जैसे कि हमने तो बता दिया कि भाई नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, बट अगर इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आपको देखना हो, और हमने ये भी बताया कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आप कैसे देख सकते हो। आपने एक व्हाइट कार्डबोर्ड लेना है और व्हाइट कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर आपने एक मैग्नेट को फिक्स कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपने मैग्नेट को फिक्स किया, आप उस पे जो है आयरन फिलिंग्स आप डाल दें। और आयरन फिलिंग्स डालने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वहां वहां आपके वो आयरन फिलिंग्स अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट जो उनकी है वो अरेंजमेंट उसी हिसाब से अपने आप हो जाएगी आयरन फिलिंग्स की। और कहां तक अरेंजमेंट होगी, जहां तक उसकी फील्ड लाइन जा रही है। अगर उसकी फील्ड लाइन नहीं जाएगी वहां पर, अगर उसका फील्ड स्ट्रेंथ कम हो चुका है, जैसे कि इसका मान के चल लो कि यहां पर नहीं है फील्ड स्ट्रेंथ, तो यहां से वो सारा का सारा हट जाएगा। आयरन फिलिंग्स सारे, जैसे ही आपने उसको उठा के सीधा किया तो वो सारी की सारी आयरन फिलिंग्स गिर जाएंगी जो फील्ड लाइन पे नहीं आती हैं। और जो फील्ड लाइन पे आती हैं वो सारी की सारी पेस्टेड रहेंगी, वहां पर चिपकी रहेंगी उसी पोजीशन पे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं हमारी। ठीक है जी। अब जो हम बात कर रहे थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है तो क्या है, और किस डायरेक्शन में बन रही है, कैसे बन रही है। तो उसको पता करने के लिए क्या है कि वहां पर अब दो चीजें हैं। अब या तो मेरा जो कंडक्टर है वो एक सर्कुलर लूप हो, और या फिर मेरा कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर हो। या तो वो स्ट्रेट होगा या तो सर्कुलर लूप में होगा। तो दोनों में कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अब कंडीशंस दोनों में अलग कैसे होती हैं, अगर मान के चल लीजिए कि मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये इसको मैंने मान के चल लीजिए बैटरी से जोड़ दिया, ये मेरा कंडक्टर है जिसमें करंट इधर से जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकलता है, तो करंट इधर से जा रहा है और इधर से करंट वापस निकल रहा है। तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन मेरी ये हो गई। अब यहां पर दो रूल लगते हैं जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि अगर मेरे करंट की डायरेक्शन ये है तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो दो रूल कौन से हैं? पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल मुझे क्या बताता है, मैंने अपना राइट हैंड लिया, मैंने उसको फिंगर्स फोल्ड किए और थंब निकाला, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है। ये राइट हैंड थंब रूल मुझे क्या बताता है कि अगर मेरे थंब की डायरेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है, अगर मेरे थंब की डायरेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो पोजीशन है दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द कंडक्टर। जैसे इस केस में यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, ये रहा इस डायरेक्शन में बन रही है। और यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन
ये डायरेक्शन। तो अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है और यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो अब एक तरफ देखा हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दूसरी तरफ देखा हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये सारा कब डिपेंड कर रहा है कि करंट मेरा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है और कहां पर साउथ पोल बन रहा है। तो सिंपल सा तरीका है, आप लिखें N और लिखें S। ठीक है, और यहां पर इनके जो एंड्स हैं, इनके एंड्स पे हम क्या करेंगे, एरो बना देंगे। तो हमने N जो बनाना है वो समथिंग ऐसे, तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर देखा कि अब जो N में ये एरो की डायरेक्शन बन रही है वो बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, और S में जो डायरेक्शन बन रही है वो बन रही है क्लॉकवाइज। मतलब इस पोजीशन पे मेरा साउथ पोल बना और इस पोजीशन पे मेरा नॉर्थ पोल बना। तो ये एक तरीका है जो कि फ्लेमिंग सॉरी दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मुझे यह पता चलता है कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां जाएगी और कौन से पोजीशन पे नॉर्थ होगा और कौन से पोजीशन पे साउथ होगा। तो ये क्लियर हो गया कि साउथ पोल तब होगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो दैट विल बी द नॉर्थ पोल। ठीक है, अब एक और रूल है, वो दूसरा रूल है, वो कैसे पता चलता है, दैट इज द मैक्सवेल कॉक्स एंड स्क्रू रूल। अब ये रूल क्या बताता है, ये रूल यूज किया गया, जैसे नॉर्मली क्या है, स्क्रू ड्राइवर है अगर मान के चल लीजिए हमारे पास, तो हम स्क्रू ड्राइवर से क्या कर सकते हैं, किसी भी नट को, किसी भी स्क्रू को हम या तो उसको टाइट कर सकते हैं या उसको लूज कर सकते हैं। तो लूज करने के लिए हम हमेशा किस डायरेक्शन में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो लूज करने के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, और करंट की डायरेक्शन क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन शो करेगा जैसे कि स्क्रू मूव कर रहा है। तो अगर लूज करना है तो स्क्रू आपकी तरफ आ रहा है, और टाइट करना है तो स्क्रू आपसे दूर की तरफ जा रहा है। तो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड द टर्निंग दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताया हमको मैक्सवेल कॉक्स एंड स्क्रू रूल ने। ठीक है, तो उसने भी वही चीज बताई कि करंट अगर मेरा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कौन सी डायरेक्शन में, उस कंडक्टर के सराउंडिंग में कौन सी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है कि ये तो हो गया आपका, और इसका अगर एक एक्सपेरिमेंट आपको देखना है तो उसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट वही है, एक व्हाइट कार्डबोर्ड लें, व्हाइट कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे आयरन फिलिंग्स लगा दें। ठीक है, आयरन फिलिंग से उसको भर दिया व्हाइट कार्डबोर्ड को, उसके बाद उसके बीच में एक होल कर दें, और होल करके एक वायर जो है उसके अंदर से, कंडक्टर उसके अंदर से आप पास करा दें। कंडक्टर पास कराने के बाद आप क्या करेंगे, उस कंडक्टर को बैटरी से या स्विच से कहीं भी आप उसको जोड़ देंगे, एंड जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होते ही क्या होगा, उसके अंदर करंट पास होना शुरू होगा, और करंट पास होना शुरू होगा तो वहां पर उसी प्लेट पे, जो आपने व्हाइट कार्डबोर्ड प्लेट लिया है, उसी प्लेट के ऊपर आपको दिखेगा कि सारे के सारे जो फिलिंग्स जो ऐसे ही बिखरे पड़े थे, वो सारे के सारे फिलिंग्स जो हैं वो अपने आप अरेंज हो गए इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब ये कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड अपना बनता है। मैग्नेटिक फील्ड इज एट एवरी पॉइंट जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, अब उसके बाद अगला आता है, ये तो सॉरी, ये तो मेरा था स्ट्रेट कंडक्टर की बात है। अब दूसरा जो आता है वो है सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में क्या होता है,
सर्कुलर लूप मान के चल लीजिए कुछ ऐसे शेप का है, ठीक है। अब यहां पर करंट की डायरेक्शन इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है, ये मेरा आगे जाके बैटरी से कनेक्टेड हो रखा है, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब सेम रूल यहां पर भी लगेगा। रूल वही है कि हम थंब रूल से चेक करेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है और उसके हिसाब से मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी या क्या होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने देखा अगेन, तो मेरा करंट की डायरेक्शन ये है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और यहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये रहा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब यहां पर इस सर्कुलर लूप के अंदर हमको क्या पता चलता है कि दोनों अपोजिट साइड में अगर मैं बात करूं तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक नॉर्थ पोल हो गया तो एक साउथ पोल हो गया। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ ऐसे मान के आप चल लीजिए कि कुछ ऐसे बनती जाएगी और यहां से कुछ ऐसे आपकी बनती जाएगी और बीच से जो एक लाइन निकलेगी इट सीम्स टू बी द स्ट्रेट लाइन। जस्ट अगेन आई एम सेइंग इट सीम्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन, वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, क्योंकि फील्ड लाइन का जो सर्कल बनता है वो सर्कल इतना बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे आप मैग्नेट के पास हो आपका सर्कल छोटा होता जाएगा। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है ना कि न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट है वो छोटा होता है और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो उसका ऑर्बिट बड़ा होता जाता है। तो सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो मेरा सर्कल है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन सीम, मतलब हमको लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन है बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो यहां पर जो ये बताया गया सर्कुलर लूप के अंदर, जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर में जो देखा, स्ट्रेट कंडक्टर में एक साइड आपका नॉर्थ बन रहा है एक साइड आपका साउथ बन रहा है और वो स्ट्रेट कंडक्टर है, तो वहां पर करंट फ्लो कर रहा है और उसके बाद वहां पर अलग अलग पोजीशन पे अपनी अपनी फील्ड बन रही है। यहां पर क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है दोनों साइड में अपना अलग अलग पोल्स बन रहे हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में बनेंगी। ये है आपका सर्कुलर लूप का प्रोसीजर। अब इसी सर्कुलर लूप से लोगों को एक टेक्निक मिली, और टेक्निक क्या मिली कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को उठाना हर बार हर आदमी के पास मैग्नेट तो होगा नहीं, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट अगर मुझे उठाना है तो उस बड़े ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इतना बड़ा मैग्नेट, इतना पावरफुल मैग्नेट मैं कहां से लेके आऊं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे क्रेन्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनों में आपने देखा होगा मालगाड़ियां जो होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं, शिप के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं। तो वो बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं वो कैसे इतनी आसानी से उठ के यहां से वहां चले जाते हैं, ठीक है। तो अब वो इतने हैवी होते हैं कि उनके लिए इतना पावरफुल मैग्नेट हम कहां से लेके आए। तो वहां पर नेचुरल मैग्नेट काम नहीं आता है, वहां पर काम आता है मैन मेड मैग्नेट, ठीक है। तो उस मैन मेड मैग्नेट का जो नाम बोला गया है उसको बोला गया सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड है क्या? ये सोलेनॉइड जो है दैट इज ऑल्सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिसमें कई सारे टर्न्स होते हैं। मतलब वो स्ट्रेट कंडक्टर ना रख के उसको कई सारे सर्कुलर लूप्स में बनाया जाता है। एक स्प्रिंग जो है मेरा, स्प्रिंग इज ऑल्सो, इट ऑल्सो कैन वर्क एज अ सोलेनॉइड, क्योंकि स्प्रिंग कई सारे सर्कल्स टर्न्स होते हैं उसके अंदर, और कई सारे जो टर्न्स होते हैं जब उसके अंदर आप करंट फ्लो कराओगे तो सेम पोजीशन होगी उसकी भी,
कि एक डायरेक्शन इधर से एक डायरेक्शन इधर से, दोनों एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज वहां पर होगी। तो उसमें क्या है कि जब आप उस सोलेनॉइड के अंदर जब आप करंट फ्लो कराओगे, तो जब आप उसमें करंट फ्लो कराओगे तो उसमें क्या आ जाएगा, करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इतनी हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि वो किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को बड़े आराम से अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, एंड उसको गिरने नहीं देगा। कब तक? जब तक उसकी सप्लाई बंद ना करी जाए। जैसे ही आपने उसमें से करंट की सप्लाई हटाई, वो मैग्नेट खत्म हो गया, वो फिर से एक नॉर्मल वायर बन गया, ठीक है। तो ये है आपका सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड को एक्चुअली में हम बोलते क्या है कि एक कॉइल होता है जिसके अंदर कई सारे सर्कुलर टर्न होते हैं। और कॉइल किस चीज का होता है? कोई भी कंडक्टर ले लो, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो जो आपको फिजिबल हो। लेकिन जितना मतलब जैसे कॉपर और एल्युमिनियम और कॉपर और अगर आप यूज करोगे तो उसका पावर थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसे आपने कॉपर का वायर ले लिया, आपने कोई भी वायर ले लिया, तो जिसको कि आपने n नंबर ऑफ टाइम्स टर्न कर लिया, तो उससे क्या है, जब उसके अंदर आपने करंट फ्लो कराया तो वो मैग्नेट का काम करना शुरू कर दिया। तो ये आपका सोलेनॉइड होता है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर अगर मुझे मान के चल लीजिए कि मैं कहता हूं कि मेरे पास जो सोलेनॉइड है वो 100 केजी सामान उठा सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है 100 केजी अपनी तरफ। अब मुझे उसको 1000 केजी अट्रैक्ट करवाना है, मैं क्या करूंगा? तो 1000 केजी अट्रैक्ट करवाने के लिए मैं 2-3 काम उसके अंदर कर सकता हूं। पहला काम क्या कर सकता हूं? उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूं। जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करूंगा उतना ही ज्यादा मेरा वो वेट उठा सकता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर मान के चलो मैं टर्न ना इंक्रीज करूं, मैं कहूं मैं टर्न नहीं इंक्रीज कर सकता, भाई मेरे पास स्पेस नहीं है या मेरे पास उतना बड़ा कंडक्टर नहीं है कि मैं टर्न इंक्रीज करूं, तो कोई बात नहीं जी, टर्न मत इंक्रीज करो, उसकी सप्लाई इंक्रीज कर दो। जो करंट फ्लो करा रहे हो उस फ्लो ऑफ करंट को इंक्रीज कर दो। तो जब आप उसके फ्लो ऑफ करंट को इंक्रीज करोगे, अगेन उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर लो या उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर लो। दोनों में से आप कुछ भी करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और वो बड़े आराम से 1000 केजी को भी उठा सकता है, वही जो 100 किलो को उठा सकता है, ठीक है जी। तो ये मेरा सोलेनॉइड बताता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड ऐसे ही बनता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में से भी हटा दी गई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया। बट मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं उसके बारे में भी कि क्या है और वो कैसे काम करता है। सिलेबस में आज नहीं आ रहा है, आगे अगर आप पीसीएम लोगे तो जरूरत पड़ सकता है आपको उसका। तो उसके अंदर क्या है, 2 रूल्स यूज होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का डिफरेंस क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं हम मोटर्स में और राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं जनरेटर्स में। अब ये मोटर और जनरेटर में अलग अलग रूल हम क्यों लगा रहे हैं, क्या फर्क है? देखिए, मोटर में जो है उसमें आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो तब वो रोटेट करता है। फैन है, आपने स्विच ऑन किया तब ये फैन मूव करेगा, तो इसके अंदर लगा हुआ है मोटर। जनरेटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। उसके अंदर आप पहले उसको घुमा रहे हो, उसके घूमने की वजह से उसमें सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो करंट हमको मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मोटर के अंदर आप करंट की सप्लाई देते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो मूव करता है। जनरेटर में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से वो मूव हो रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये फर्क है। तो दोनों में ही, दोनों केस में, चाहे आप लेफ्ट हैंड ले लो चाहे आप राइट हैंड ले लो, इन बोथ द केस इनका जो नाम है, ये 3 फिंगर्स जो हमारे हैं ना, थंब, इंडेक्स, मिडिल, इन तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब इससे ये भी परपेंडिकुलर है, इससे ये भी परपेंडिकुलर है, ये इससे भी परपेंडिकुलर है, ये इससे भी परपेंडिकुलर है।
सिमिलर दोनों हाथ को सेम तरीके से रखो, FMC, इनका नाम हम बोलते हैं FMC, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, याद करने का तरीका है। नहीं तो दूसरा नाम क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। यहां पर हम यूज करते हैं वर्ड लेफ्ट हैंड के अंदर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ये मेरे को ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम करंट पास कराते हैं और उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए तो वो कंडक्टर अपने आप मूव करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है, किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब उसके अंदर फोर्स अप्लाइड हो जाता है। किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ये कहता है मेरे को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल मुझे क्या कहता है, राइट हैंड रूल मुझे ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी कंडक्टर को रखा, यहां पर था करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पर है सिर्फ कंडक्टर, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में किसी कंडक्टर को रख के और उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए और उसको मूव कराया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो यूज होता है जनरेटर में। करंट इंड्यूस करना या करंट जनरेट करना। तो यहां पर जो मेरा नाम था FMC, वो क्या था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। यहां पर जो नाम है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब हुआ कि वहां पर करंट जनरेट हुआ है, करंट उसके अंदर भरा गया। जैसे छोटे बच्चों को अगर दवाई देनी होती है तो ड्रॉपर लेते हो, ड्रॉपर के अंदर दवाई डाली और बच्चे के मुंह में फिल किया आपने, तो वहां पर भी सेम काम है कि आपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो रख दिया जिससे कुछ नहीं हो रहा। आपने जब उसको कंटिन्यूअसली आपने उसको रोटेट किया, रोटेट करने का मतलब क्या है, रोटेट करने का मतलब यह है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बार बार कट कर रहे हो, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बार बार कट करोगे तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और वो करंट इंड्यूस्ड होता है, इसलिए उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये दोनों रूल जो हैं, ये दोनों रूल अलग अलग हैं। क्यों? एक में करंट दिया जा रहा है जिसकी वजह से फोर्स बन रहा है, एक में फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। बाकी नाम दोनों के सेम, मतलब ये नहीं है कि यहां पर थंब फोर्स है तो यहां पर फोर्स नहीं है, नहीं, थंब यहां भी फोर्स है तो यहां भी फोर्स है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहां पर करंट है तो ये यहां पर भी करंट है। ठीक है, तो ये हमारा होता है FMC, और ये तीनों फिंगर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बार बार मैं पहले इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी मैंने सबको कई बार बता दिया है, फिर बताता हूं, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ठीक है, करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो बेसिकली मेन यही कुछ चीजें हैं जो कि आपके इसमें आती हैं, और एक और ऑपरेटर्स है जो कि हम यूज करते हैं यहां पर। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था कि करंट को सप्लाई को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। यहां पर एक नया नाम आता है, वो है गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट का ही फ्लो बताता है, बट एमीटर जो है, उस एमीटर की जो सुई है वो हमेशा जीरो पे रहती है। ठीक है, एक डायरेक्शन में रहेगी, जीरो पे रहेगी। जैसे ही करंट की सप्लाई बढ़ती जाएगी इसकी डायरेक्शन अपने आप चेंज होती जाएगी, मतलब वो लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है। बट गैल्वेनोमीटर जो है उसका मीटर हमेशा इस पोजीशन पे रहता है, उसके लेफ्ट में भी रीडिंग है, उसके राइट में भी रीडिंग है।
अब ये क्या है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट से मेजर करना शुरू करता है। बट ये गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं चाहिए। अगर एक हल्की सी चिंगारी की बराबर भी, अगर मैं कहता हूं 0.001 का भी अगर एम्पियर का करंट इंड्यूस्ड हुआ उसके अंदर, तो ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ये लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ये क्या शो करता है, लेफ्ट या राइट? ये चीज शो करता है कि करंट तो इंड्यूस हो रहा है, बट करंट अगर ऐसे गई सुई, तो कहने का मतलब करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। और अगर सुई इधर की तरफ गई, तो ये शो करेगा करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट इंड्यूस करंट जहां पर भी होता है, जो जनरेटर्स हमारे होते हैं, उस जनरेटर के अंदर जो मीटर लगा होता है, दैट इज अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आपके डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बताया गया है। तो डोमेस्टिक सर्किट के बारे में यह बताया गया कि हमारे नॉर्मली 3 तरीके के वायर होते हैं। पहला लाइव वायर, जिसको नॉर्मल लाइफ में फेस बोला जाता है। दूसरा होता है आपका न्यूट्रल, और तीसरा होता है आपका अर्थ, जिसको कि हम नॉर्मल लाइफ में अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग क्यों लगाया जाता है? अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है, कभी भी घरों में या कहीं पर भी अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके अंदर, तो वो हमारी बॉडी को शॉक ना दे। इसलिए अर्थिंग लगाई जाती है कि वो अगर कोई भी जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका एसी है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, कोई भी चीज है जिसके सरफेस के ऊपर अगर कहीं से भी किसी भी वजह से अगर सरफेस के ऊपर उसके करंट प्रोड्यूस हुआ, या कोई तार आपका टच हो गया, उसकी वजह से वहां पर मान के चल लीजिए आपको शॉक लग रहा है, आपको झटका लग रहा है, करंट लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अर्थिंग जो होती है, तो वो हमारे बॉडी को शॉक नहीं देती है, वो सारा का सारा जो है वो अर्थ में सप्लाई चला जाता है। तो इसलिए हम अर्थिंग यूज करते हैं। बाकी लाइव वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, और एक न्यूट्रल वायर होता है जिसके अंदर कोई करंट नहीं होता, बट वो दोनों यूज करके ही आपके करंट की सप्लाई कंप्लीट होती है, आपकी साइकिल कंप्लीट होती है। और घरों के अंदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस में हम कनेक्शन हमेशा पैरेलल में करते हैं, कभी भी सीरीज में नहीं करते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आपका काफी कंबाइंड है, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो और इसमें भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। बाकी अगर और भी कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ लो।